हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम रोहित। हम वापस आ गए हैं एक बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ। उसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम। आज हम रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट से रिलेटेड होता है। एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक, एक्सक्रीशन से सब में रिलेटेड होता है रेस्पिरेशन सिस्टम। सब कुछ कनेक्टेड होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी सब कुछ इसका हाथ होता है। वो कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है और क्या क्या उसके ऑर्गेनिज्म में काम आते हैं, कैसे कैसे ये केमिकली और फिजिकली प्रोसेस होती है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो रेस्पिरेशन सिस्टम को समझने के पहले अपन को 3 वर्ड्स इसमें समझने होंगे। 3 वर्ड्स वो क्या है, आइए देख लेते हैं। तो वो है सबसे पहले व्हाट, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है। दूसरा वाई, रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों है, इसका क्या महत्व है। और थर्ड है हाउ, कैसे हैं, कैसे कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है, कैसे कैसे एनर्जी प्रोडक्ट होती है, कैसे कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्या क्या इसमें काम आ रहा है, सबको सिस्टम हाउ में अपन समझेंगे। तो 3 वर्ड है हमारे पास, व्हाट, वाई एंड हाउ। रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों है और रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे है। तो इन तीनों को हम समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या है। चलिए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक वर्ड आता है इसमें, फिजियोकेमिकल। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब इस वर्ड का हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए कि फिजियोकेमिकल क्या है। लिख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ये फिजियोकेमिकल वर्ड तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो इसको डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजियोकेमिकल। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कि फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल। ठीक, अब फिर बोलोगे आप कि हमें तो फिर भी समझ में नहीं आया कि व्हाट इज फिजिकल केमिकल, क्या कर रहे हो आप। फिर इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल क्यों कहा गया है, फिजिकल इसलिए कहा गया है कि एनवायरमेंट से, यानी एनवायरमेंट से एयर, लंग्स में, लंग्स से बाहर। तो ये तो हो गई फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन लंग्स में गई है, तो ऑक्सीजन सेल्स में जाती है, वहाँ पर जाकर C6H12 और 6 को CO2 प्लस H2O में डिवाइड हो जाता है, ये यहाँ पर एक काम आ जाती है। तो इस प्रकार से ये केमिकली प्रोसेस हो रहा है, तो इसको केमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। और ये फिजिकल होता है क्योंकि इसमें फिजिकली काम आ रहा है, इसमें केमिकली कुछ काम नहीं आ रहा है, इसको इसीलिए इसको फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो वाट का हमें जवाब मिल गया होगा कि इसका क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस व फिजिकल केमिकल प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट से एयर का, यानी ऑक्सीजन का लंग्स या नासा द्वार की सहायता से अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें कुछ केमिकली कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं और कुछ एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको फिजिकल बोलते हैं। और केमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। जो फूड को इंटेक्ट करके अपन ने ग्लूकोज जो लिया है उसको ऑक्सीजन की सहायता से CO2 प्लस H2O में तोड़ा गया है और एनर्जी का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये केमिकली प्रोसेस है। इसको
इसीलिए टोटल दोनों को मिलाकर फिजियोकेमिकल प्रोसेस बोला गया है। तो हमें व्हाट का जवाब मिल गया है। अब आगे चलते हैं कि वाई, ऐसा क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत थी हमारे शरीर को कि यह प्रोसेज या यह जो सिस्टम है हमारे शरीर में रखा गया है। तो वाई का जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप देखते हैं कि व्हाट का जवाब हमें मिला कि फिजियोकेमिकल प्रोसेज है, और वाई का जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। तो देखते हैं कि वाई ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है? हमारे शरीर में ऐसा क्या नीड उत्पन्न हो गया था कि रेस्पिरेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ा? वाई, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो फूड हम इंटेक्ट करते हैं, जो फूड हम लेते हैं, और इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और माउथ के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन किया गया है, और उस फूड को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जितने भी डायरेक्ट सेल्स में डाला गया है, और सेल्स में डालकर जब सेल्स में चला जाता है तो उससे हमें एनर्जी लेनी होती है। अब एनर्जी तब मिलती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका विखंडन होता है, वो टूटते हैं। तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी उनका विखंडन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी का निर्माण करते हैं। अब हमें CO2 की नीड वहाँ हुई कि CO2 वहाँ चाहिए हमें। तो इस सिस्टम को समझने के लिए वाई को हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो जो फूड पार्टिकल है, यानी ग्लूकोज ले लेते हैं अपन, उसका जो ब्रेक डाउन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O एनर्जी में, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोडक्शन होती है, इसीलिए ज़रूरी है ये रेस्पिरेशन सिस्टम। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन को लेंगे अंदर लंग्स की सहायता से, और वो लंग्स की सहायता से लेंगे और एल्वोलाई की सहायता से ब्लड वेसल्स में, ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन से अटैच होकर जब सेल्स में जाएगी तो सेल्स में प्रेजेंट ग्लूकोज या अन्य पदार्थ ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O में टूट जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को अपन डिफरेंट वर्क में काम लेते हैं, चलने फिरने, बोलने, खाने पीने में, सब में एनर्जी में काम लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड होती है, इसीलिए ये सिस्टम जरूरी है हमारे शरीर में। तो इसका जवाब हमें मिलेगा वाई, यानी ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें एनर्जी लेनी होती है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होने पर ही इसमें एनर्जी बनती है, इसीलिए ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो इसका वाई का जवाब आई होप मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं, हाउ, कैसे। हाउ, कैसे। हाउ, कैसे। अभी इस जो वर्ड है, इसका वर्ड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हाउ, कैसे होता है, क्या क्या इसमें काम आता है, क्या क्या ऑर्गन इसमें काम आते हैं, और कैसे कैसे प्रोसेस होती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा है, हाउ, कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम परिभाषा देखते हैं कि क्या है। इसमें टू परिभाषा हो सकती है, टू डेफिनेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम दोनों देख लेते हैं अपन। एनवायरमेंट प्रेजेंट, एनवायरमेंट में प्रेजेंट एयर को लंग्स, एयर को लंग्स में
और एयर को लंग्स में, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर को लंग्स में और लंग्स में प्रेजेंट CO2 को बाहर निकालना। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर को लंग्स में और लंग्स में प्रेजेंट CO2 को बाहर निकालना। तो ये तो हो गई इसकी एक नॉर्मल परिभाषा कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो एयर है वो नासा चैम्बर के थ्रू होकर लंग्स में जाती है और लंग्स में प्रेजेंट CO2 बाहर जाती है। लेकिन कुछ इसकी ये परिभाषा इसकी एकदम सही नहीं है। सही परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं अपन कि रेस्पिरेशन की सही डेफिनेशन क्या है। तो सही डेफिनेशन है हार्ड पार्टिकल्स का सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये इसकी सही परिभाषा है कि हार्ड पार्टिकल्स का सॉफ्ट पार्टिकल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर एनर्जी उत्पन्न होती है तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये इसकी सही परिभाषा है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन हमें काम आ रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम हमें काम आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमें आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें अंदर। चलिए डेफिनेशन हमने देख ली, आगे देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये 2 टाइप से हो सकता है। पहला है वायवीय और दूसरा है अवायवीय। पहला है वायवीय, दूसरा है अवायवीय। वायवीय यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, अवायवीय यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। O2 प्रेजेंस, O2 एब्सेंट। यहाँ O2 एब्सेंट होगी और यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक, यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होगा, ग्लूकोज के टूटने से CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी का निर्माण यहाँ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, etc। तो अवायवीय और वायवीय 2 टाइप से ये हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि वायवीय किस में होगा और अवायवीय किस में होगा। दोनों में ह्यूमन आ सकता है, जबकि अवायवीय में ईस्ट वगैरह आते हैं, सेक्रोमाइसिस वगैरह ईस्ट वगैरह आते हैं जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। वायवीय में हम में होता है वायवीय, ह्यूमन में होता है वायवीय, और अवायवीय सेल्स में होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, जब थकान हो जाती है सेल्स में, तो यह
रेस्पिरेशन होता है। तो 2 टाइप्स का हो गया, वायवीय और अवायवीय, जिसमें O2 की प्रेजेंस होगी और अवायवीय में O2 की एब्सेंस होगी। आगे देख लेते हैं इसकी प्रोसेस और आगे क्या है कि वायवीय और अवायवीय के अलावा इसको आगे कितने क्या क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है तो बिट डायग्राम से समझते हैं। इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं। ये ह्यूमन का डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है। तो ये है अपना माउथ। तो समझ लेते हैं, ये है राइट और ये है लेफ्ट। यहाँ होता है डायफ्राम, यहाँ होता है कैविटी जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट को ऐसे बना देते हैं अपन, यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है और इसमें 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं। लेयर होती है इसमें बाहर, इसमें भी लेयर होती है। ये तो इस टाइप से हम समझते हैं। और यहाँ पर भी ये ऐसे होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ये हो गया माउथ, नेजल चेम्बर, ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया, लैरिंक्स, जो कि वॉइस उत्पन्न करता है। देखिए लैरिंक्स जो कि वॉइस उत्पन्न करता है और यह है ट्रेकिया। अब यहाँ प्रेजेंट है सी टाइप छल्ले, सी आकार के सी टाइप से इस प्रकार से होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, ताकि यह जो श्वसन नलिका है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, उसको पिचकने से बचाता है। सी आकार के छल्ले जो कार्टिलेजिनस होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। अब ये वाला जो राइट है, राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, यह है राइट और यह है लेफ्ट। तो राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है।
बीच में एक कैविटी होती है जिसमें हार्ट रहता है और उसके नीचे जस्ट नीचे एक डायफ्राम होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आगे की प्रोसेस समझते हैं। ऊपर का जो पार्ट है और एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। इसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल और इनको बोलेंगे एल्वलाई, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एल्वुलर, ठीक है। ये है डायफ्राम, ये है डायफ्राम। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अब इसमें लंग्स के बाहर ये टू टाइप्स की इसमें लेयर होती है, टू टाइप्स की लेयर होती है जो कि बीच में एक कैविटी होती है जिसको विसरल कैविटी बोलते हैं और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको विसरल फ्लूइड बोलते हैं। इसमें डिजीज़ होने के बाद इसमें वाटर भर जाता है, उसको प्लूरेसी बोलते हैं, उस रोग को प्लूरेसी बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक बार कि बाह्य को क्या कहते हैं। ये है विसरल कैविटी, इसके बीच में जो है वो है विसरल कैविटी। विसरल कैविटी, विसरल कैविटी और विसरल कैविटी है और इसमें भरा हुआ जो द्रव्य होता है वह विसरल फ्लूइड होता है। यहाँ लिख लेते हैं विसरल फ्लूइड, विसरल फ्लूइड होता है, विसरल फ्लूइड होता है। डायग्राम थोड़ा छोटा और थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसको बाद में आधा हाफ डिवाइड करके बाद में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पहले यहाँ तक समझते हैं कि क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा नेजल चेम्बर है, नेजल चेम्बर और माउथ दोनों के द्वारा श्वास को अंदर लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है नेजों के द्वारा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर रोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि वायु में उपस्थित जो धूल मिट्टी के कण हैं उसको रोक कर छानने का कार्य करती है। एक प्रकार से ऑक्सीजन को छानने का कार्य करती है और वो अंदर भेजती है। तो सबसे बेस्ट है कि नोज़ के द्वारा ही ऑक्सीजन को लिया जाए। तो ऑक्सीजन को यहाँ से अंदर इंटेक कर लिया जाता है। माउथ में से ट्रेकिया में होती है और लैरिंक्स जो कि वॉइस को उत्पन्न करते हैं वो उसको लैरिंक्स बोलते हैं। आगे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कार्टिलेजिनस के बने होते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पिचकने से बचाते हैं। आगे जब ऑक्सीजन ब्रोंकी जो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको ब्रोंकी बोलते हैं, और जो लंग्स में प्रवेश कर रहे हैं उसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है, अंदर जाकर एल्वलाई तक पहुंचती है और एल्वलाई में छोटी छोटी कुप्पिकाएँ होती है। उसको डायग्राम जैसे ये है एल्वलाई है और यहाँ पर कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। इस प्रकार से ये कैपिलरीज है और ये एल्वलाई है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आती है तो ये ऑक्सीजन इसमें चली जाती है और CO2 वापस छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार प्रोसेस चलता रहता है कि ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर त्याग दी जाती है, ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाह्य में एक आवरण होता है, विसरल बोलते हैं उसको,
और इसके अंदर एक कैविटी होती है, इसको विसरल कैविटी बोलते हैं, उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको विसरल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि इन्फेक्शन हो जाने के बाद इसमें वाटर भर जाता है, जो कि इन्फेक्शन होने के बाद वाटर भर जाता है, जो कि प्लूरेसी नामक रोग उत्पन्न कर सकता है। और एक कैविटी पाई जाती है जिसमें हर्ट प्रेजेंट होता है, और नीचे एक मांसल नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि रेडियल मसल्स से निर्मित होता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो इसकी प्रोसेस आगे और बढ़ाते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या इसमें सिस्टम होते हैं, वो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं अपन। प्रोसेस देख लेते हैं कि ऑक्सीजन नेजल चैम्बर, डायरेक्ट अपन लिखते हैं, लंग्स लिख लेते हैं, लंग्स लिख लेते हैं, लंग्स एल्वुलाई लिखते हैं। ऑक्सीजन नेजल चैम्बर की सहायता से लंग्स में जाती है और एल्वुलाई में जाती है, और एल्वुलाई में ब्लड कैपिलरीज की सहायता से ऑक्सीजन को ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से CO2 वापस ब्लड में, वही CO2 वापस एल्वुलाई से लंग्स, नेजल चैम्बर एंड आउट, और यह है इन, यह है आउट और यह है इन। इस प्रकार से ये चलती रहती है। तो बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, वैसे तो सारी गैसें अंदर जाती है, नेजल में अंदर जाती है, लेकिन अपन ऑक्सीजन को यहाँ ले रहे हैं, एयर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एयर। तो ऑक्सीजन नेजल चैम्बर की सहायता से लंग्स से एल्वुलाई में जाती है, और एल्वुलाई में प्रेशर के द्वारा ब्लड कैपिलरीज में छोड़ दी जाती है, और वहाँ से CO2 को लेकर वापस एल्वुलाई से लंग्स में नेजल चैम्बर से होती है बाहर त्याग दी जाती है। तो यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और यह सब प्रेशर की सहायता से होती है, तो वो कैसे होती है, इसके आगे की प्रोसेस में हम देख लेते हैं कि कैसे ये सिस्टम पूरा चलता रहता है। ये है ब्लड कैपिलरीज, और ये है एल्वुलाई। जब यहाँ पर CO2 और ये है यहाँ पर CO2 और O2 और यहाँ पर O2, जब यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और यहाँ पर कम होगा, और ये ऑक्सीजन जब बढ़ेगी और यहाँ पर कम होगी, तो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहने का यह गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर जब ब्लड कैपिलरीज में CO2 का दाब अधिक हो गया, CO2 की मात्रा अधिक होगी, तो वो CO2 की मात्रा अधिक से कम की ओर गति करेगी। तो ब्लड कैपिलरीज जो दाब है उसकी सहायता से CO2 को बाहर एल्वुलाई में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन जब यहाँ कम होती है तो अधिक से कम की ओर अंदर आती है, तो ब्लड कैपिलरीज में अंदर छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। यह है ब्लड प्रेशर का मेंटेन
का कार्य के कार्य से ये सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। मतलब तो O2 को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार टिश्यू में भी इसी प्रकार चलता रहता है। टिश्यू में भी वही CO2 की मात्रा अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो CO2 की मात्रा अधिक से कम की ओर, और ऑक्सीजन अधिक होगी तो कम की ओर, अधिक और कम होगी तो अधिक की ओर। इस प्रकार से मेंटेनेंस चलता रहता है कि कम अधिक, और इस प्रकार से रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन चलता रहता है। तो ये प्रोसेस है। अब इनके कुछ वॉल्यूम्स हैं। उस वॉल्यूम ये होता है कि जैसे ऑक्सीजन की कितनी मात्रा हम ले सकते हैं, कितनी मात्रा हम छोड़ सकते हैं, हम बलपूर्वक कितनी मात्रा ले सकते हैं, हम बलपूर्वक कितनी मात्रा छोड़ सकते हैं, और जब पूरी बलपूर्वक छोड़ते हैं तो कितनी शेष रह सकती है। तो इस प्रकार से वॉल्यूम चलता रहता है। उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लासों में भी आपको अच्छा समझ में आए। तो रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कुछ रोग वगैरह भी आते हैं, जैसे कि अस्थमा है, दूसरा प्लूरस बताया था, तीसरा टीबी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो भी टॉपिक आए या नेक्स्ट जो भी हम रीड करने के लिए आए तो अच्छा और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।